हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार आज फिर आया हूँ जी के जीएस से लेकर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये सब आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिलती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिलती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया है महास्नानागार, यही ऑप्शन हमारा सही है, महास्नानागार। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम बता दें महास्नानागार के मध्य स्थित एक स्नान कुंड था जिसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई हमारी थी 11.88 मीटर थी और चौड़ाई की बात किया जाए तो 7.01 मीटर थी और गहराई की बात किया जाए तो भैया इसमें 2.43 मीटर थी। ठीक है दोस्तों, और जो मोहनजोदड़ो दिया है क्वेश्चन में, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, और यह सैंधो सभ्यता के प्राचीन बड़े नगरों में से एक था। और एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सैंधो सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन थी। तो भैया जो था महास्नानागार, यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, और जो मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन थे, राखाल दास बनर्जी जी थे। ठीक है दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो की खोज किए थे वो राखाल दास बनर्जी ने किया था। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी संरचना मिलती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो भैया ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया है महास्नानागार, यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, गिरज खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। गिरज खां जो हमारा था वह किस राजवंश से संबंधित था। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया है सैयद वंश, यही ऑप्शन हमारा सही है, सैयद वंश। जो गिरज था वह सैयद वंश से संबंधित था, सैयद वंश से संबंधित था और वह 1414 ईस्वी में भैया ना दिल्ली सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, और यह स्वयं को रैयत ए आला घोषित किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी कि रैयत ए आला किसे कहा जाता है। तो जब आपको पता हो गिरज खां को कहा जाता है तो आप लगा सकते हैं गिरज खां, वरना नहीं लगा सकते। तो ठीक है दोस्तों, जान लीजिए गिरज खां था वह स्वयं को रैयत ए आला घोषित किया, तो उसी को रैयत ए आला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया 1600 ईस्वी में, यही ऑप्शन हमारा सही है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक इकाई या कोठी 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की थी। जब आप सबको पता होगा तो आप लगा सकते, वरना तो नहीं लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी। तो भैया 1600 ईस्वी, यही ऑप्शन जो ऑप्शन सी जो हमारा दिया 1600 ईस्वी, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया। क्वेश्चन कह रहा है किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया है शेरशाह सूरी, यही ऑप्शन हमारा सही है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो था रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था और शेरशाह सूरी ने 778 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया और 380 ग्रेन तांबे का दाम भी चलवाया था। और शेरशाह सूरी जो थे वह सूर साम्राज्य का संस्थापक भी था। और इसके अतिरिक्त शेरशाह सूरी जी ने मतलब भूमि की मापन के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया और कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किया और डाक प्रथा का प्रचलन भी किया था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया। तो शेरशाह सूरी जी, ऑप्शन सी जो हमारा दिया है शेरशाह सूरी, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन फर्स्ट जो दिया हमारा परमार, यही ऑप्शन हमारा सही है, परमार राजवंश से संबंधित। लेकिन परमार वंश की संस्थापना करने वाला उपेंद्र राज था। ठीक है दोस्तों, जो परमार वंश की संस्थापना कौन किया था, उपेंद्र वंश था। और राजा भोज की बात किया जाए तो राजा भोज जो थे इससे संबंधित थे, इस राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, और राजा भोज ने जैसे चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथों को लिखा और इसके अतिरिक्त उन्होंने युक्ति कल्पतरु
नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें वस्तु शास्त्र और अनेक वैज्ञानिक यंत्रों के प्रयोगों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त उन्होंने जैसे चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर और भोजपुर नगर की स्थापना भी किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था। तो अगर आपको पता होगा लगा सकते हैं, तो भैया राजा भोज जी ने किया था। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया है परमार, यही ऑप्शन हमारा सही है, परमार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की। क्वेश्चन कह रहा है किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित किया। तो भैया ऑप्शन बी जो हमारा दिया है सुभाष चंद्र बोस, यही ऑप्शन हमारा सही है। सुभाष चंद्र बोस जी थे जो थे, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के संगठित किया। लेकिन हम आपको बता दें, जो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाला जो था, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाला कौन था, कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 ईस्वी में सिंगापुर में की थी। ठीक है दोस्तों। जो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कौन किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 ईस्वी में किया था। और वर्ष 1943 में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया गया था और सुभाष चंद्र बोस ने इनको पुनर्संगठित किया था। और जुलाई 1944 ईस्वी को बर्मा में भारतीय राष्ट्रीय सेना को उत्प्रेरित करने के लिए इन्होंने एक नारा दिया। वह नारा क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है दोस्तों, यही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने यही नारा दिया था। तो क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित किया। तो भैया जो संगठित करने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। और बात किया जाए संस्थापक कौन था इसके संस्थापक जो थे कैप्टन मोहन सिंह थे, जो हमारा सितंबर 1942 में सिंगापुर में इसकी संस्थापना किया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, स्वाभिमान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया। स्वाभिमान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया है रामास्वामी नायक, यही ऑप्शन हमारा सही है, रामास्वामी नायक। ईवी रामास्वामी नायक ने 1925 ईस्वी में शुरू किया था और वे जो थे द्रविड़ आंदोलन के जनक भी थे। जो रामास्वामी नायक जी थे वे द्रविड़ आंदोलन के जनक भी थे और इन्होंने 1944 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया। ठीक है दोस्तों। 1944 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया। ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वाभिमान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया रामास्वामी नायक, यही ऑप्शन हमारा सही है। रामास्वामी नायक जी ने 1925 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया नारनौल रेवाड़ी, यही ऑप्शन हमारा सही है, नारनौल रेवाड़ी। और बात किया जाए तो राव तुलाराम की मृत्यु की बात किया जाए तो राव तुलाराम की जो मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में हुई थी और इन्हें हरियाणा राज्य का राजनायक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा राज्य का राजनायक किसे कहा जाता है। तो भैया राव तुलाराम जी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राव तुलाराम। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया नारनौल रेवाड़ी, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया है महात्मा गांधी जी, यही ऑप्शन हमारा सही है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वर्ण से जाति का कोई लेना देना नहीं है। यह यह वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह महात्मा गांधी के साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में कहा गया था। ठीक है दोस्तों। जो हरिजन नामक पत्रिका थी इनकी, वह उसी में कही गई थी और इनकी जो साप्ताहिक पत्रिका हरिजन थी वह 15 अगस्त 1936 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन सी जो हमारा दिया महात्मा गांधी, यही ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कलाम ए नैरंग दौरान लिखी कविताओं का संकलन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कालाम ए नैरंग दौरान लिखी कविताओं का संकलन है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया है सैयद गुलाम भिक, यही ऑप्शन हमारा सही है, सैयद गुलाम भिक। ठीक है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें, यह संकलन वर्ष 1982 ईस्वी में कराची पाकिस्तान राज्य में प्रकाशित हुई थी और इसका पहला संस्करण वर्ष 1907 ईस्वी में और दूसरे संस्करण वर्ष 1917 ईस्वी में और तीसरा संस्करण जैसे हुआ था जो इसकी हुई थी मुईनुद्दीन अलीक द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में विस्तृत रूप से प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब जो वही कह रहा है कि सैयद गुलाम भिक जी ने कलाम ए नैरंग की स्थापना किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया है सैयद गुलाम भिक, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह हमारे कौन कौन से भैया, बुध और शुक्र। जो ऑप्शन भी हमारा दिया है बुध और शुक्र, यही ऑप्शन हमारा सही है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह हमारे यही बुध और शुक्र हैं। ऑप्शन बी जो हमारा दिया है बुध और शुक्र, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर
डोटा बेटा चोटी जो हमारी है स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोटा बेटा चोटी स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया नीलगिरी पहाड़ी, यही ऑप्शन हमारा सही है, नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों पर जो हमारा है वह डोटा बेटा चोटी स्थित है। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें जो हमारा नीलगिरी पहाड़ी है वह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्तर को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्तर पर नीलगिरी पहाड़ी हमारी जो है स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और राज्य में स्थित है। हमारा यह नीलगिरी पहाड़ी किस किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और मैं इसकी बात किया जाता है मतलब इस पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी जो है डोटा बेटा है। ठीक है दोस्तों, मतलब तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इस पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है उसे डोटा बेटा चोटी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए जो हमारा 2637 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 2637 मीटर है। और डोटा बेटा को दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। जो डोटा बेटा है वह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। जबकि हमारा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो होती है आनाई मुड़ी है, जो कि हमारा केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है आनाई, मतलब दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हमारी आनाई मुड़ी है, जो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोटा बेटा चोटी स्थित है? भैया ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा नीलगिरी पहाड़ी, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा वह लक्षद्वीप है। ठीक है दोस्तों, वह हमारा लक्षद्वीप है। और इसका क्षेत्रफल हमारा कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से हमारा दिल्ली है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है दोस्तों, यही हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप। जो ऑप्शन सी जो हमारा दिया है लक्षद्वीप, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता। तो भैया आकाश जो हमारा है वह काला दिखाई देता। ऑप्शन बी जो हमारा दिया है काला, यही ऑप्शन हमारा सही है। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसे दिखाई देता? तो भैया काला। जो ऑप्शन बी हमारा दिया है काला, यही ऑप्शन हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया है यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन बी दिया है उनका स्थानीय नाम सुइस है। और नंबर सी की बात किया जाए यह एक अंध प्रजाति है। और नंबर डी उपयुक्त सभी। तो भैया जो ऑप्शन जो क्वेश्चन कह रहा है कि नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो जो सभी हमारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी जो हमारा दिया है यही ऑप्शन हमारा सही है। मतलब यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, ये भी सही है। उनका जैसे स्थानीय नाम सुइस है, ये भी सही है। यह एक अंध प्रजाति है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो हमारा उपयुक्त सभी, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, जजमानी प्रणाली ग्रामीण डॉट 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 की रीढ़ की हड्डी है। जजमानी प्रणाली ग्रामीण डॉट 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 की रीढ़ की हड्डी है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, यही ऑप्शन हमारा सही है। मतलब अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, यही हमारा जजमानी प्रणाली डॉट 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 की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना डॉट 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 परत की थी। जो निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना हमारी कितनी परत की थी? तो भैया 3 परत। ऑप्शन बी जो हमारा दिया 3 परत, यही ऑप्शन हमारा सही है, 3 परत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, सिक्योरिटी प्रिंटर प्रेस। सिक्योरिटी प्रिंटर प्रेस कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रिंटर प्रेस कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हमारा जो दिया है नासिक, यही ऑप्शन हमारा सही है, नासिक। यह एक सरकारी प्रिंटर है जो सिक्योरिटी प्रिंटर कॉरपोरेशन भारत लिमिटेड की मुख्य सहयोगी के रूप में कार्य करती है। और इस सिक्योरिटी प्रिंटर प्रेस में पासपोर्ट, वीज़ा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, अदालत शुल्क आदि टिकटों का मुद्रण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या कह रहा है कि जो सिक्योरिटी प्रिंटर प्रेस हमारा कहाँ है? तो नासिक में। ऑप्शन ए जो हमारा दिया है नासिक, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मनरेगा को विस्तृत कीजिए। मनरेगा जो हमारा है भैया, मतलब मनरेगा का विस्तृत रूप हमारा क्या है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी जो हमारा दिया है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी एक्ट, यही ऑप्शन हमारा सही है। अब क्वेश्चन उठता है कि मनरेगा हमारा कहाँ से शुरू हुआ, मतलब 2 फरवरी 2006 को इसका नाम क्या था, नरेगा था, और यह आंध्र प्रदेश के बंदावरली जिले में शुरू की गई थी। वर्ष 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा रख दिया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होनी अनिवार्य है। और इस योजना में कार्य की अवधि 6 घंटे सप्ताह के 6 दिन होगी। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका जैसे क्रियान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह योजना संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है दोस्तों, मनरेगा का पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। सबसे गंभीर समस्या भैया ना हमारा जो फर्स्ट दिया है गरीबी, यही ऑप्शन हमारा सही है, गरीबी। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया है गरीबी, यही ऑप्शन हमारा सही है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जैसे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या जो है हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार 21.9% है। ठीक है दोस्तों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वित्त आयोग। वित्त आयोग हमारी क्या होती है, वित्त आयोग जो क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग, तो ऑप्शन डी जो हमारा दिया है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारों पर निर्णय लेती है, यही ऑप्शन हमारा सही है। केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारों पर निर्णय लेती है। इसके अंतर्गत हम आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका जैसे प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच करों व संसाधनों का बंटवारा करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, वित्त आयोग क्या है कि वित्त आयोग जो हमारा होता है केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा दिया है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, और कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है भैया, 141। ऑप्शन सी जो हमारा दिया 141, यही ऑप्शन हमारा सही है, 141। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 235 तक में जैसे न्यायपालिका के सभी कार्यों गठन आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यह क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, तो कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित, तो भैया जो ऑप्शन सी जो हमारा दिया 141, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया राज्यपाल, यही ऑप्शन हमारा सही है। इसके अंतर्गत हम आपको बता दें, भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य जैसे कार्यपालिका की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, मतलब भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका की चर्चा की गई है। इस प्रकार केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, और उसी प्रकार राज्य स्तर पर, मतलब जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर हमारा राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक होता है, उसी प्रकार हमारा राज्य स्तर पर राज्यपाल की भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए होती है, और तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो राज्यपाल होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया राज्यपाल, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है, तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया राष्ट्रपति, यही ऑप्शन हमारा सही है, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंतर्गत कुछ थोड़ी बहुत जान लो आप। जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति होने पर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब हमारा है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति होने पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है, और भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल या मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भारत में मूल अधिकारों का संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है, जिसमें सभी आधारभूत अधिकारों का समावेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है
क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो भैया राष्ट्रपति। ऑप्शन सी जो हमारा दिया राष्ट्रपति, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए। जो लोकसभा का अगर चुनाव कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है तो उसका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भैया 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया 25 वर्ष, यही ऑप्शन हमारा सही है। जैसे लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए आवश्यक योग्यता हमारी क्या होनी चाहिए? भैया यह होता है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहला हमारा है वह भारत का नागरिक हो, वह पागल और दिवालिया ना हो, वह किसी सरकारी पद या लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, तब वह लड़ सकता है, वरना नहीं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब हमारा है वह भारत का नागरिक हो और वह पागल दिवालिया ना हो, मतलब वह किसी सरकारी पद या लाभ के पद पर ना हो, तो वह व्यक्ति जो है अगर 25 वर्ष की उम्र है उसकी, तो वह लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया 25 वर्ष, यही ऑप्शन हमारा सही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।